हेलो, गुड मॉर्निंग। तो वो शीट कंटिन्यू करें। अपनी जो स्टीरियो केमिस्ट्री की शीट चल रही थी उसको डिस्कस करते हैं। कहाँ तक डिस्कस कर लिया था अपन ने? 15-16 तक डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, 20 से पहले को डाउट? 17 में क्या पूछा है? स्टीरियो सेंटर। तो स्टीरियो सेंटर यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? आप यहाँ पे देख लो कि कौन कौन से कार्बन कडल है। तो कौन कौन से कार्बन कडल है वो स्टीरियो सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, 2 कार्बन कडल है तो यहाँ पे 2 स्टीरियो सेंटर हो जाएंगे। 20 से पहले और कोई डाउट? 18 में क्या पूछा है? यहाँ पे भी इसके स्टीरियो आइसोमर्स पूछे हैं कि यहाँ पे कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो यहाँ पे कडल कार्बन कितने? 3। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे? 8। 2 की घात n। एक कडल कार्बन के आइसोमर्स 2 होंगे, 2 रूप होंगे। एक खुद एक उसमें लगेगा। 2 कडल कार्बन होंगे तो उसके 4 रूप हो जाएंगे और 3 कडल कार्बन हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। आवाज क्लियर नहीं है? 2 मिनट। हेलो, हाँ आवाज क्लियर नहीं है। क्यों नहीं? 2 हेलो हेलो, वेट करना। बीस से पहले और को डाउट? 25 से पहले कौन सा? 21 में ये जो 2 आइसोमर्स दे रखे हैं तो इनके बीच में संबंध देखो। ये क्या आइडेंटिकल है या एनिसोमर्स है? आर एंड एस निकालो। ये आवाज प्रॉपर नहीं जा रही है बच्चों के पास। आवाज मतलब कि खराब जा रही है। हेलो, देखो क्या हुआ? नेटवर्क इशू होगा। 25 से पहले उनको डाउट? 22। हाँ, ये बंद करके देना पड़ेगा। क्या C1
आज अपन वो एनटीए का पेपर भी डिस्कस करेंगे। यस सर। एनटीए 1 है ना, आज फर्स्ट पहले डिस्कस करना है। हेलो हेलो हेलो, आपकी सही आवाज? ओके, क्वेश्चन नंबर डाउट आया है 22 में ये ई और जेड क्या है। देखो अपन ने सिस ट्रांस पढ़ते हैं एल्कीन में कि एल्कीन में अगर दो ग्रुप पास में तो सिस हो और दो ग्रुप दूर हो तो ट्रांस हो, ठीक है। तो सिस ट्रांस में क्या होता है कि जब दो सेम ग्रुप पास में होते हैं तो सिस, दूर होते हैं तो ट्रांस, ठीक है। अब जैसे अगर अपन बात करें, अगर इस मॉलिक्यूल की बात की जाए, ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, तो आपके पास ये दो मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल में तो आपस में एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। इसमें भी तो दूरियां चेंज हो रही है। यहाँ पे CH3 और इथाइल पहले पास में थे और इस आइसोमर में मैंने इनको दूर बता दिया, तो यहाँ पे भी तो दूरियां चेंज हो रही है। तो यहाँ पे भी तो कोई सिस होगा, कोई ट्रांस होगा, लेकिन इसमें सिस और ट्रांस पहचानना बहुत मुश्किल है क्योंकि ग्रुप यहाँ पे सेम नहीं है। अगर दो सेम ग्रुप अगर पास में होते तो सिस, दूर होते तो ट्रांस कहते हैं। लेकिन अगर हमें मान लीजिए कि कोई एल्कीन है, उसमें ग्रुप भी सारे डिफरेंट हैं और उस समय अगर उनके ग्रुप को ना पास में और दूर लेके जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे कैसे चेक करेंगे? तो वहाँ पे सिस ट्रांस नहीं चलता, तो वहाँ पे सिस ट्रांस जैसे एक और दूसरा चलता है ई एंड जेड नामकरण चलता है कि मतलब कि ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, लेकिन इन दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में मतलब कि सिस ट्रांस नहीं चलेगा। आप ग्रुप सेम होते हैं ना, ठीक है, जैसे सेम ग्रुप होते हैं, जैसे आपके पास ये एक एल्कीन है और एक आपके पास ये वाला एक एल्कीन है, तो आपके पास ये दो एल्कीन है। इन दो एल्कीन में अगर पहचान की जाए तो ये तो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा और ये हो जाएगा ट्रांस। तो आप डायरेक्ट कर दिया, आपने जल्दी से कर दिया। लेकिन इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे भी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा है, यहाँ पे भी तो दूरियां बदल रही है, लेकिन इसमें कौन सिस है कौन ट्रांस है क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि सिस ट्रांस नहीं चलता, यहाँ पे नामकरण कुछ अलग चलता है। यहाँ पे नामकरण चलता है ई एंड जेड। जेड का मतलब होता है पास में और ई का मतलब होता है दूर, ठीक है। तो ई मतलब दूर और जेड मतलब पास में। अब ये कैसे चेक करते हैं कि पास क्या है दूर क्या है? तो यहाँ पे क्या की जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, यहाँ पे नंबर दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस कार्बन से दो ग्रुप जुड़े हुए, ठीक है, एक काम करो, इन दोनों ग्रुप को प्रायोरिटी दो, इनको नंबर दो। जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी, तो इसका एटॉमिक नंबर हाई है तो इसको पहली प्रायोरिटी, और इसका एटॉमिक नंबर कम है तो इसकी दूसरी प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसे ही इस कार्बन से भी दो ग्रुप जुड़े हुए, इनको भी प्रायोरिटी दो। किसको मिलेगी प्रायोरिटी? पहली नीचे वाले को या ऊपर वाले को? तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो उसको पहली प्रायोरिटी, और फिर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है तो दूसरी प्रायोरिटी दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हायर प्रायोरिटी वाले, अधिक प्रायोरिटी वाले जो है ना वो दूर दूर बैठे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी दूसरी इसको मिलेगी,
यहाँ पे देखा जाए तो पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी, दूसरी इसको मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अधिक प्रायोरिटी वाले पास पास है और लो प्रायोरिटी वाले भी क्या है, पास पास है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ई है कि ये जेड है, ये ई होगा कि जेड होगा, तो जब भी आपको ई और जेड चेक करना है ना, तो कार्बन से जो दो ग्रुप लगे हैं उनको नंबर दो, उनको प्रायोरिटी दो, प्रायिकता दो। प्रायिकता किस आधार पे दी जाती है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। तो इन दोनों में से इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको पहली प्रायोरिटी, इसको दूसरी प्रायोरिटी। और इन दोनों में देखा जाए तो इसका ज्यादा है और इसका कम है, तो इसको पहली प्रायोरिटी, इसको दूसरी प्रायोरिटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब कि हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड है, अधिक प्रायिकता वाले एक तरफ है और कम प्रायिकता वाले एक तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड। आया समझ में? जैसे आपको ये दे दिया C डबल सी CS3 C2H5 HD। अब ये बताओ ये क्या है, E है कि जेड है? तो E है कि जेड है, तो इसमें प्रायिकता दी जाए तो यहाँ पे कार्बन से दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक CS3 एक C2H5, तो किसको पहली प्रायिकता मिलेगी? तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे दो कार्बन है तो उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी, और इसमें एक ही कार्बन है तो उसको दूसरी प्रायोरिटी मिलेगी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक H एक D है, तो पहली प्रायिकता किसको मिलेगी, D को मिलेगी, और दूसरी H को मिलेगी। तो यहाँ पे देखो अधिक प्रायिकता वाले सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। अब इसमें कोई अगर सिस ट्रांस होगा तो इसका जो ट्रांस होगा वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये जेड है तो अगर डी इधर आएगा और एच इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आया समझ में? जैसे आपको ये दे दिया, वीडियो क्लियर नहीं है तो बच्चों ये नेटवर्क इश्यू हो सकता है। हाँ, जैसे ये देखो, ये एक एल्कीन है, ये ई होगा कि जेड होगा, ई होगा। देखते हैं इन दोनों में से पहली प्रायिकता किसको मिलेगी, नीचे वाले को मिलेगी, और दूसरी ऊपर वाले को मिलेगी। और इन दोनों में से पहली किसको मिलेगी, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, नीचे वाले को मिलेगी। यहाँ पे कार्बन से O है, यहाँ पे कार्बन से नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो इसको पहली मिलेगी और इसको दूसरी मिलेगी। तो यहाँ पे अधिक प्रायिकता वाले एक तरफ है और कम प्रायिकता वाले एक तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। आया समझ में? तो अगर ग्रुप अगर सेम होते हैं तो उस समय तो क्या चलता है, सिस ट्रांस चलता है। लेकिन अगर ग्रुप सेम ना हो तो उस समय क्या चलता है, ई और जेड चलता है। और ई और जेड भी आसान ही है प्रायिकता के आधार पे, कि कार्बन से जो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको प्रायिकता दे दो। आया समझ में? लिख लो।
ये तो सिस ट्रांस है बीच में, सेम ग्रुप होते तो सिस ट्रांस। अगर सेम ग्रुप नहीं है तो डिफरेंट ग्रुप है तो ई और जेड। ओके डन। अब ये सवाल करो 22वां। 22वें में दो आपको एल्कीन दे रखे हैं, तो इनकी पहचान करो कौन ई है कौन जेड है। ओके डन हो गया। 23वां भी इसके जैसे ही सवाल है, करो। 23वें में आपको देखो, आपको नीचे दिए गए जो अणु है उसमें आपको काइल कार्बन भी मिलेगा और एल्कीन भी मिलेगा। तो काइल कार्बन में तो RNS होगा और एल्कीन में ENZ होगा। तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने उस कंपाउंड का जो नाम दे रखा है, उस कंपाउंड का नाम क्या दिया है, 1E और 3S। मतलब कि काइल कार्बन जो है वो S वाला है और एल्कीन E वाला है। तो बताओ इसमें से कौन सा एल्कीन है जो E वाला होगा और उसके साथ जो काइल कार्बन है वो S वाला होगा। डी दे रहा है। सही है, सही है, डी सही दिया। डी तो नहीं सही है, ये जेड आएगा, बी ई होगा। सेकंड वाला ई आएगा। सही है, बी नहीं। आपको क्या आ रहा है, वो कैसे? कार्बन से यहाँ पे एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन से दो। हाँ, और ब्रोमीन और आयोडीन को ब्रोमीन को 1, हाइड्रोजन क्यों, ब्रोमीन को 1 क्यों? एटॉमिक नंबर किसका आई है? सीएल में सीएल से ज्यादा होता है। कोई फर्क नहीं होता। हो गया ये 23वां डन। ओके, 30 से और कोई डाउट? कौन सा 26वां? इसमें से कौन इनोलेट नहीं बनाएगा? पहला वाला ए मॉलिक्यूल, उस पे इनोल बन सकता है क्या? इनोल, इनोलेट मतलब इनो। पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन है राइट की तरफ, दूसरे वाले में भी अल्फा हाइड्रोजन है लेफ्ट में भी राइट में भी, ठीक है। और जो सी वाला है उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन राइट में है, लेकिन डी वाले में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा H नहीं है, तो इनोल नहीं बनेगा। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित यौगिक में से कितने हाइड्रोजन परमाणु इनोल के रूप में निर्माण में भाग ले सकते हैं? अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में अगर ना कीटोन और टॉटोमरिज्म बनाया जाए तो कितने हाइड्रोजन इनोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये 2 हाइड्रोजन कर सकते हैं, 2 है, ठीक है। ये हाइड्रोजन इनोल बना दे या ये हाइड्रोजन इनोल बना दे, ठीक है। और कौन कर सकते हैं? कौन सा वाला?
ये मिथाइल वाला भी कर सकता है और नीचे वाला मिथाइल वाला कैसे कर सकता है? कैसे? ये कर सकता है, नीचे वाला कर सकता है। ये कर सकता है। नीचे वाले कार्बन के जो H है वो कर सकते हैं इनोल में पार्टिसिपेट। कैसे? ये H इधर आ जाए, H के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए और ये इलेक्ट्रॉन O के ऊपर आ जाए, तो ये वाला इनोल बन जाएगा ऐसा। इधर तो कुछ नहीं कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो O माइनस बन जाएगा और ये H प्लस यहाँ से निकल के इस O माइनस को मिल जाएगा, तो ये इनोल बन जाएगा। ठीक है, एक ये H कर सकता है, एक ये H कर सकता है, और कौन कर सकता है? और कौन कर सकता है? बस 4 ही कर सकते हैं, 2 H ये 2 H ये 4 होगा। क्या आंसर दिए? 7 गलत है, 4 होगा। जैसे आपके पास एक और एग्जांपल, जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में पूछा जाए कि इनॉन पार्टिसिपेंट में कितने H पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कितने H पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 2। क्या ये H कर पाएंगे? ये H नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये H यहाँ से अगर अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, और अपनी तरफ से अगर इनॉन बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आएगा और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड पहले से ही क्या बनेगा? अलीन बन जाएगा। और अलीन क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि जैसे ही H अपने इलेक्ट्रॉन देगा ना तो यहाँ पे ये चीज बनेगी, ठीक है, और ये चीज हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि देखो यहाँ पे इस कार्बन के 2 पाई बॉन्ड हो चुके हैं और ये फिर कार्बन क्या हो चुका है? sp हो चुका है, और sp कार्बन तो 180 पे रहना चाहता है और आपने इसको इतना बेंड कर दिया, इतना मोड़ दिया, इसमें खूब जैसा कोणीय तनाव आ चुका है, इसलिए ऐसा इनॉल नहीं बन सकता। ठीक है, इसलिए भले ही अल्फा H है लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पार्टिसिपेट करने से ये अलीन बन जाएगा और साइक्लिक कंपाउंड में अलीन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अलीन के कार्बन sp होते हैं तो वो तो 180 पे रहना चाहेंगे, इसलिए वो इतने मुड़ नहीं पाएंगे, इसलिए ये H पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा कर लेगा? ये H, ये नीचे वाले कार्बन के H में वो कर लेंगे। कैसे? H इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाए, तो ये वाला इनॉल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे इस H ने इलेक्ट्रॉन दिया था वैसे ये H भी दे सकता है, तो ये 2 H इनॉल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एरोमेटिक नहीं बनेगा? हाँ, ये एरोमेटिक बन गया ना। हाँ, एरोमेटिक बन गया। अब देखो सुनना, जनरली कीटो फॉर्म जो होती है वो मोर स्टेबल होती है, लेकिन कहीं कहीं स्पेशल केसेस में इनॉल क्या हो जाता है? मोर स्टेबल हो जाता है। जैसे इस कीटो में देखा जाए ना, इसका इनॉल क्या होगा? मोर स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे इनॉल फॉर्म क्या है? एरोमेटिक है, इसलिए ये इनॉल क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। ठीक है, इसमें ये sp वाले इसमें स्टेबल नहीं है। कौन सा? एलिन बना नहीं, ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, ये इनॉल पॉसिबल ही नहीं है। एरोमेटिक है। कहाँ एरोमेटिक है? ये कार्बन sp3 है, ये एरोमेटिक का है। 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस साइड प्लेनर का है, रिंग प्लेनर का है। ओके, 30 से पहले और कोई डाउट? 28 में निम्नलिखित डाइकीटोन से आप कितने चलावयवी प्राप्त कर सकते हैं? मतलब कि कितने इनॉल बना सकते हैं? ये कीटोन इनॉल क्या होता है? चलावयी असमवर्त होता है, चलावयी समावयी होता है, तो इससे कितने अपन है ना इनॉल बना सकते हैं इस मॉलिक्यूल से? इस मॉलिक्यूल से कितने बन सकते हैं इनॉल? यहाँ पे 3 इनॉल बन सकते हैं। देखो जैसे ये H, यहाँ पे एक H है, ठीक है, ये H एक बार इसके साथ इनॉल बना दो, एक बार इसके साथ इनॉल बना दो, और यहाँ पे एक H है वो इसके साथ इनॉल बना दो। ठीक है, तो कितने बन सकते हैं? 3। एक बार इनॉल यहाँ पे बन जाए, एक बार यहाँ पे बन जाए, एक बार यहाँ पे बन जाए, 3 बन सकते हैं। 30 से पहले और कोई डाउट?
35 से पहले 40 से पहले 38 में क्या कहा गया है? डाइफेनिल मीथेन का अणुसूत्र आपको दे रखा है C12H12, ठीक है, C12H12। यदि इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु से विस्थापित कर दिया जाए तो इसके कितने संरचनात्मक समावेश संभव है? ये तो हो सकता है। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4 हो जाएंगे। इसके कितने समावेश बन सकते हैं? यहाँ पे अगर हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाया जाए तो इसके कितने समावेश संभव है? अगर हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाएंगे तो क्लोरीन यहाँ पे लग सकता है, 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 बस। एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाना है तो कितने संभव है? कौन कौन सी पोजीशन है? भिन्न स्थितियां कौन सी? एक भिन्न स्थिति है, एक ऑर्थो, एक मेटा, एक पैरा, बस। बेंजीन में 3 हो जाएगी, ऑर्थो, मेटा, पैरा, और एक ये कार्बन एक्स्ट्रा बीच में। 36 में अणुसूत्र C5H8 द्वारा कितनी विभिन्न टर्मिनल एल्काइन प्रदर्शन की जा सकती है? मतलब कि C5H8 से आप कितनी ना विभिन्न टर्मिनल एल्काइन बना सकते हैं? एक टर्मिनल एल्काइन ये बना सकते हैं, एक टर्मिनल एल्काइन ये बन जाएगा, और कौन सा होगा? 2 ही तो बनेंगे, 2 ही तो होंगे। आंसर क्या दे रखा है? टर्मिनल एल्काइन बनाना है तो टर्मिनल एल्काइन तो कौन सा हो सकता है? एक ये बन जाए, एक ये बन जाए, एक 1 पेंटाइन, एक आइसोपेंटाइन, बस। और आप ऐसे देखो ना, सुनो भाई, टर्मिनल एल्काइन है तो ये तो फिक्स है, तो फिर यहाँ पे कौन सी चेंज जुड़ी हुई है? प्रोपाइल, और प्रोपाइल 2 तरीके से रहता है, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, बस। 40 से पहले और कोई डाउट? 50 से पहले और कोई डाउट? 60 से पहले और कोई डाउट? 52 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन के समावेश की कुल संख्या बताइए। देखो आपके पास डाइक्लोरोब्यूटेन, ये यहाँ पे कितने कलर कार्बन है? यहाँ पे 2 कलर कार्बन है, तो कितने आइसोमर्स बनेंगे? 4 नहीं बनेंगे, 3 बनेंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 2 सेम ग्रुप है, इसलिए एक मिसो बन जाएगा। जो आप 4 कह रहे हो ना, 4 में से एक मिसो हो जाएगा, और मिसो क्या होता है? इनएक्टिव, तो फिर उसका कोई भाई नहीं होगा। आई बात समझ में? देखो 2 कलर कार्बन है, ये भी R, ये भी R, ठीक है। और जब भी दोनों R होंगे उस समय ये क्या होगा? एक्टिव होगा, तो फिर इसका एक और भाई होगा SS, ठीक है। और फिर एक हो सकता है ये R हो जाए और ये S हो जाए, तो उसमें तो ये मिसो बन जाएगा, क्योंकि इधर भी CH3, ये भी CH3, सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल में एक कार्बन R है, एक कार्बन S है, तो फिर तो ये एक दूसरे के अंदर ही अंदर क्या बन चुकी है? मिरर इमेज बन चुकी है, तो ये तो मिसो हो गया, और मिसो को कोई भाई नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कितने बनेंगे? 3, ठीक है। और बना के देखो, हाँ आप बना के देख लो, फिशर पोजीशन बना के देख लो, फिशर क्या 52 वाला डाउट है ना? ब्रोमीन कहाँ से आएगा? देखो यही मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये एक तो मिस हो गया, ये तो एक्टिव हो जाएगा, इसका तो भाई होगा नहीं, और एक ये होगा। अब ये तो एक्टिव होगा, ये तो नहीं कट रहा है, यहाँ पे तो सिमेट्री नहीं है, तो फिर इसका एक और भाई होगा। तो ये 2 हो गए और ये 1 हो गया, टोटल कितने हो गए? 3। आया समझ में? लेकिन अब सुनो, अगर यहाँ पे ना जैसे मान लो कि यहाँ पे ये CH3 एक तरफ, CH3 एक तरफ, ये CH3 ना होता, ये C2H5 होता, तो फिर ये मिसो नहीं बन पाता, तो फिर ये भी क्या हो जाता है? एक्टिव, तो फिर इसका भी भाई होता, तो फिर कितने हो जाते हैं? 4, ठीक है। तो आप जो फॉर्मूला लगाते हो ना 2 की पावर n, ये फॉर्मूला लगाते हो ना 2 की पावर n, ये
ज्यादा वैलिड नहीं है। ये पता है कब वैलिड है? ये केवल अनसिमेट्रिकल पे वैलिड है। अगर आपका कंपाउंड अगर अनसिमेट्रिकल है तब वैलिड है। अगर आपके कंपाउंड्स में अगर सेम ग्रुप है ना तो वहां पे कभी कभी मिसो भी बन जाता है, इसलिए मिसो का तो कोई भाई होता नहीं, तो फिर ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग पाएगा। अब जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये अनसिमेट्रिकल है, कि दोनों कार्बन के पास जो ग्रुप है वो एक जैसे नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, तो यहाँ पे लग जाएगा कि यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसके 4 हो जाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग पाएगा क्योंकि दोनों कार्बन क्या है, एक जैसे, इनके पास ग्रुप एक जैसे, तो फिर ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग सकता। यहाँ पे मिसो भी बन जाएगा। आया समझ में? हाँ चेक करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बनाना पड़ेगा। ऐसे फॉर्मूले दे रखे हैं किताबों के अंदर फॉर्मूले दे रखे हैं कि मतलब कि अगर आपके पास इवन कलर कार्बन हो तो फॉर्मूला क्या होगा, ऑड कलर कार्बन हो तो फॉर्मूला क्या होगा, कितने फॉर्मूले रटेंगे। ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में ही आप कोई स्टीरियो की ना कोई बुक उठा के देखो, ठीक है, जो जेई के हिसाब से होगी उसमें फॉर्मूले बड़े बड़े, ठीक है, लेकिन मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने ये भी नहीं बताया था, ये आपने खुद ने बोला था। ठीक है, मैंने बताया था कि ये 2 की पावर n नहीं, ये भी आपने बोला था, लेकिन फिर भी मैंने कहा था ठीक है 2 की पावर n, लेकिन आज देखो मैंने क्लियर कर दिया ये 2 की पावर n भी ज्यादा सही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमेशा बना के देखो। और वैसे मैं आपको बात बताऊं, जेई में है ना 3 कलर कार्बन से ज्यादा तो पूछेंगे नहीं, 3 से ज्यादा पूछेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए हाथ बना के देख लो, क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ 3 में मुश्किल नहीं होगा। नहीं, कहाँ का मुश्किल है? 8 स्टेशन बनेंगे। अगर तीनों ही अगर ना तीनों जो कार्बन है वो उनके ग्रुप एक जैसे नहीं है तो पता ही है 8 ही बनने। अगर तीनों के पास जो ग्रुप है वो एक जैसे है तो उसमें 8 नहीं बनेंगे, कुछ मिसो भी बनेंगे, तो बना के देखिए। अब जैसे आपको ये दे दिया, आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया, इसमें 3 कलर कार्बन है, तो इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे? क्या 8 बनेंगे? नहीं 8 नहीं बनेंगे, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है। यहाँ पे जो कार्बन के ग्रुप है वो तो एक जैसे है, इसके पास भी OH, इसके पास भी OH, इसके पास CH3, इसके पास CH3, इसके पास H, इसके पास भी H, तो ये तो सिमेट्रिकल है। तो फिर यहाँ पे तो कुछ मिसो भी बनेंगे, और ये खुद एक मिसो है, तो ये खुद एक मिसो हो गया। ठीक है, तो ये तो खुद अकेला होगा। अब ये देखो, क्या ये एक्टिव होगा? नहीं, ये भी एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है, मिसो। ठीक है, ये हो गया, ये एक्टिव होगा तो फिर इसका एक और भाई भी होगा। आया समझ में? ठीक है, और कौन सा हो सकता है? और कोई हो सकता है क्या? कार्बन को सही कर ये वाला, ये भी क्या होगा? एक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन आप ये बोलो या वो बोलो, बात देखिए ना, बात देखिए ना, देखो बात देखिए, क्योंकि ग्रुप जो है वो ये जो कंपाउंड है सिमेट्रिकल ही है। ठीक है, यहाँ पे तीनों कार्बन एक जैसे हैं। अब निचले 2 कार्बन के OH को राइट हैंड साइड बताओ या ऊपर वाले कार्बन के 2 OH को राइट हैंड साइड बताओ, बात तो एक ही है। क्योंकि हाँ एक ऐसे भी कर सकते हैं, इसको नीचे मिडल लगा दो तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक जैसे ही है। ओके, कि यहाँ पे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक जैसा है। ठीक है, आप इसका OH राइट में बताओ या ऊपर वाले OH का राइट में बताओ, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बनेंगे? 4। एक बार मिडल लगाएंगे तो फिर तो एडिशन हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे मिडल लगाया है। ठीक है, तो इसका जो मिडल जो इसका भाई बना है वो फिर यही तो है।
ओके 55 से पहले और कोई डाउट? 55 C13H28 द्वारा प्रदर्शित यौगिक की सबसे छोटी पैतृक कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पैतृक कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? सबसे छोटी, यहाँ पे सबसे छोटी से छोटी है ना, पेरेंट चेन कितने कार्बन की हो सकती है भाई? देखो अगर अपन बात करें ब्रांचिंग करते जाओ, आप इस पे कितनी ब्रांचिंग कर सकते हो? जितनी ब्रांचिंग कर सकते हो उतनी ब्रांचिंग कर दो। कितने हो गए टोटल? कितने कार्बन है? 13 कार्बन है। ये कितने हो गए? 9 हो गए। ये कितने हो गए? 11 हो गए। बीच वाले के और लगा आगे क्यों? बीच वाले को और लगा। ये टोटल कितने हो गए? ये कितने हो गए? 5 और 6 11। ठीक है, एक इधर लगा दो और ये इधर लगा दो। इससे ज्यादा ब्रांचिंग कर सकते हैं क्या? इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने की होगी? 6 की होगी। वो कार्बन हटा के इस नीचे लगाता हूं। अब रुको, ऊपर लगाया वहीं पे। एक रुको, एक काम करते हैं ना। हां यहां पे अब बराबर। अब देखो 5 कैसे भी गिनो 5। अब यहाँ पे ना देखो, काउंट करो, ये भी 5 की है। आप ये ले लो तो ये भी 5 की है। आप ये ले लो, ये भी 5 की है। कोई भी ले लो, सब 5 की है। आया समझ में? हम्म, 14 6 की हो जाते हैं। चलिए, मतलब कि आपसे ना पूछा ना कि सबसे छोटी से छोटी पेरेंट चेन कितने की हो सकती है, तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग कर सकते हो उतनी ब्रांचिंग कर दो। ठीक है, तो सब जितनी ज्यादा हम ब्रांचिंग कर सकते हैं उतनी ब्रांचिंग कर दो और फिर देख लो। हाँ चलो रुको, अब इसमें भी और इंटरेस्टिंग है, इसमें भी पता है इंटरेस्टिंग है बात। यस सर। कि आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ये आप यहां से कोई भी चेन सेलेक्ट करो तो उसमें 5 कार्बन आएंगे। तो आपकी पेरेंट चेन कौन सी होगी? आपकी पेरेंट चेन कौन सी है? पैतृक चेन कौन सी होगी? कोई भी नहीं। नहीं, ये भी देखो, ये भी 5 की है, ये भी देखो, ये भी 5 की है। तो लेकिन आपकी पेरेंट चेन जो होगी ना, वो ये वाली होगी। यस सर। ये वाली पेरेंट चेन नहीं होगी। आईयूपीएसी का एक रूल कहता है कि अगर आपके ना दो तरफ से अगर पेरेंट चेन की लंबाई सेम आ रही है तो वो पेरेंट चेन चुनी जाएगी जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है। अगर आप ये वाली पेरेंट चेन चुनोगे ना तो यहाँ पे 2 ही ब्रांच ग्रुप है, टर्सिब्यूटाइल टर्सिब्यूटाइल। लेकिन अगर आप ये वाली पेरेंट चेन चुनोगे ना तो इसमें ये मिथाइल, एक मिथाइल, ये इथाइल, इथाइल, मिथाइल, मिथाइल, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। तो वो पेरेंट चेन चुनी जाएगी जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। आया समझ में? 14 होंगे तो 6। हाँ यहाँ पे लगा दो। नहीं वहाँ पे नहीं, वहाँ पे देखो, ये 40 की कार्बन है, उसके ऊपर वाले कार्बन है ना, उस पे लगा कार्बन। कहाँ पे? यहाँ पे, इससे नीचे वाले इधर? हाँ हाँ ये कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वो भी 5 की होगी। अगर 14 कार्बन हो जाए तो आप सबसे ज्यादा ब्रांचिंग यहाँ पे कर देंगे, एक CH3 इधर लग जाएगा तो छोटी छोटी 5 ही बनेगी। कि यहाँ पे लगेगा तो 6 की हो जाएगी, यहाँ पे लगेगा 6 की हो जाएगी, इधर लगाएंगे तो भी 6 की हो जाएगी, इधर भी लगाएंगे तो भी 6 की हो जाएगी। आप इधर लगा दो, इधर लगा दो तो वो 5 की मिलेगी। 60 से पहले को डाउट? कौन सा? 56 ये ना कौन सा आइसोमर्स है? ये मेटामर्स है, मेटामर्स है। मध्य में ये है कि मतलब कि जो बाइवेलेंट जो ना क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है, जो द्विसंयोजी होते हैं, द्विसंयोजी में जब है ना दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप का बदलाव होता है तो उन आइसोमर्स को क्या कहते हैं? मेटामर्स कहते हैं। कि पहला जो आपके पास ईथर है, उस ईथर में एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ कौन है? प्रोपाइल है। लेकिन जो दूसरा ईथर है उसका भी फॉर्मूला वही है, लेकिन वहां पे दोनों तरफ एल्काइल चेंज हो चुके हैं। तो जब किसी द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह में दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप बदलते हैं तो उन आइसोमर्स को क्या कहते हैं? मेटामर्स कहते हैं। मेटामर्स कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से प्रदर्शित करते हैं? जो द्विसंयोजी होते हैं, जैसे कीटोन, जैसे आपके पास ये कीटोन है और एक आपके पास ये कीटोन है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है।
लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स है। कौन सा आइसोमर्स है, ये मेटामर्स है। यहाँ पे एक तरफ क्या है प्रोपाइल, एक तरफ क्या है मिथाइल, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे इथाइल। जब किसी ना द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह में दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप बदलता है, ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं मेटामर्स। कि एल्काइल ग्रुप का अंतर है, क्रियात्मक समूह वही है, एल्काइल ग्रुप का अंतर है, तो वो मेटामर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे आपके पास ये देखो, ये भी अमीन है, ये भी अमीन है, ये भी 2 डिग्री अमीन, ये भी 2 डिग्री अमीन। फर्क किसका है, फर्क है एल्काइल ग्रुप का। यहाँ पे मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर प्रोपाइल, लेकिन इधर आइसोप्रोपाइल है। तो देखो प्रोपाइल चेंज हो चुका है, एल्काइल चेंज हो चुका है, ये एन प्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल। तो ये मेटामर्स हो गया, चेन आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि चेन अभी भी 3 की है और इधर भी चेन अभी भी 3 की है। चेन आइसोमर तो कब कहते हैं, जब चेन की लंबाई चेंज हो जाती है। ओके, 70 से पहले 64 में कितने स्थान समावयी संभव है, कितने पोजिशनल आइसोमरिज्म संभव है। तो इसमें कितने पोजिशनल बन सकते हैं, ये सर खुद दिया हुआ उसको भी साथ में गिनते हैं। हाँ उसको भी गिनते हैं, उसको भी साथ में गिनते हैं। कि जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें एक पोजिशनल ये हो रहा है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा, 4 बनेंगे। क्या दे रखा है आंसर, 3 दे रखा है। तो फिर इन्होंने इसको काउंट नहीं करा होगा पहले वाले को। ये इनको कहना चाहिए था कि इनको काउंट करना है कि नहीं करना है, वैसे करना चाहिए काउंट, क्योंकि ये भी तो इनका आइसोमर है। लेकिन रुको नहीं, हाँ इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी चेन होगी वो तो ये वाली होगी, साइक्लोपेंटेन होगी। तो साइक्लोपेंटेन में अगर पोजीशनल देखे जाए तो 3 ही है, साइक्लोहेक्सेन में पोजीशनल देखे जाए तो 3 ही है। ठीक है, आपकी जो चेन है उस चेन में तो पोजीशनल तो 3 ही बन रहे, ये पोजीशनल में थोड़ी आएगा, क्योंकि ये तो एक्चुअल में सुनना, ये जो समूह हो गया ना, ये पूरा एक समूह हो गया, ये पूरा एक समूह हो गया। ठीक है, ये पोजीशनल में नहीं आएगा, पोजीशनल में तो बनाएंगे जो चेन पे है ना, चेन पे पोजीशन बदल रही है, ये चेन में नहीं है। यहाँ पे ये जो NH2 है ये चेन से नहीं जुड़ा हुआ है, पूरा समूह है। हाँ वो कैसे ये पूरा एक समूह काउंट होगा। कि मतलब कि अगर अपन जैसे बात करेंगे कि इसका अगर नाम लिखा जाएगा तो वो क्या होगा, साइक्लोपेंटेन मिथाइलअमीन, साइक्लोपेंटेन मिथाइलअमीन नाम होगा इसका। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात की जाए ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नामकरण किया जाएगा ना, तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल 1 अमीनो साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो समझ में आया कि आपकी जो चेन है वो तो साइक्लोपेंटेन है, उस साइक्लोपेंटेन में जब NH2 की पोजीशन बदलेगी तो पोजीशनल आइसोमर होगी। यहाँ पे जो NH2 है वो साइक्लोपेंटेन से तो नहीं जुड़ा हुआ, चेन से तो नहीं जुड़ा हुआ, तो फिर इसको काउंट नहीं करेंगे, ये पोजीशनल में नहीं आएगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन कोई नहीं, ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आते। 70 से पहले को डाउट, 65 में गलत है, एल्डिहाइड नहीं कीटोन होना चाहिए। कि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के कितने कीटोन बनेंगे, एल्डिहाइड नहीं बनेंगे। एल्डिहाइड कितने बन रहे हैं, और इन्होंने आंसर क्या दे रखा है, हाँ। तो यहाँ पे एल्डिहाइड जो है वो तो 7 बनेंगे, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने आंसर कीटोन के हिसाब से दिया है। यहाँ पे कीटोन बना के देखो वो कितने बन रहे हैं, इन्होंने आंसर 7 दिए, 6 दिए, 6 दिए। यहाँ पे अगर कीटोन की अगर बात की जाए तो एक कीटोन तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखो,
कि यहाँ पे तो कौन है, एन ब्यूटाइल है, एन ब्यूटाइल। ये तो वरना 4 कार्बन है, 4 कार्बन कितने तरीके से रहता है, 4 तरीके से, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सी ब्यूटाइल, तो 4 तो इसके ही हो जाएंगे, ठीक है। और फिर एक कीटोन ये हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरफ से इथाइल है, एक तरफ प्रोपाइल है, लेकिन इथाइल जो एक तरह से रहता है, प्रोपाइल 2 तरीके से रहता है, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, तो इसके 2 हो जाएंगे, टोटल कितने हो गए 6। 70 से पहले को डाउट, पिछहत्तर से पहले को डाउट, 71 में कौन सा इनॉल, मतलब कि ये जो आपको 2 कीटोन दे रखे हैं, किस कीटोन का इनॉल अधिक बनेगा, तो सेकंड वाले का, क्योंकि सेकंड वाले का देखो, जब आप बना सेकंड वाले का, किसमें, हाँ तो 71 में ये तो पूछा है कि इनके कीटों के जो इनॉल बनेंगे ना, उस इनॉल में संबंध क्या होगा, लेकिन किसका इनॉल ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो अगर अपन ना सेकंड वाले का अगर इनॉल बना है, ये वाला इनॉल बनेगा, ये इनॉल क्या करेगा, इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। लेकिन अगर अपन बात करें फर्स्ट वाले में ये इनॉल बनेगा, और क्या इस इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी इस O के साथ, नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए कि B वाला जो अगर कीटोन है वो अगर इनॉल में जाएगा तो उसके इनॉल में एक्स्ट्रा फायदा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो फिर इसका इनॉल क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, और ये इनॉल कम बनेगा। 69 क्लोरोब्यूटेन के कितने समावयव होंगे, तो क्लोरोब्यूटेन के कितने समावयव हो सकते हैं, एक 1 क्लोरोब्यूटेन, एक 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन के 2 हो जाएंगे क्योंकि ये कारल है, तो ये कारल है, फिर इसका एक और भाई होगा, ठीक है। और एक आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और एक टर्सीब्यूटाइल क्लोराइड, कि भाई देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन कितने तरीके से दे सकता है, 4 तरीके से, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सीब्यूटाइल, 4 तो ये हो गए, और उसमें ये कारल है, तो फिर इसका एक और भाई भी होगा, टोटल कितने हो गए 5। 74 में इसने कहा है कि किसका इनॉल नगण्य होगा, तो किसका इनॉल नगण्य होगा, तो उसका जवाब हो जाएगा ए में जब आप इनॉल बनाओगे तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ए के अंदर जब इनॉल बनेगा ना तो वो रिंग एंटी एरोमेटिक हो जाएगी, एंड एंटी एरोमेटिक इज हाईली अनस्टेबल। 75 से पहले और कोई डाउट, कौन सा 73, किसमें ना टॉटोमरिज्म नहीं होगा, तो टोटलिज्म ना ए में होगा, ना बी में होगा, ना सी में होगा, ए बी सी तीनों में नहीं होगा, तो एक्चुअल में इनको पूछना चाहिए था किसमें होगा, किसमें होगा, ए में हो नहीं सकता, बी में भी नहीं हो सकता, सी में भी नहीं हो सकता, डी में होगा। आता समझ में, हाँ अल्फा हाइड्रोजन, बी और सी में तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, और ए में अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन उसे इनॉल बन नहीं पाएगा क्योंकि उसे अलीन बन जाएगा, और अलीन साइक्लिक रिंग में अनस्टेबल होते हैं। आया समझ में। 75 से पहले और कोई डाउट, ओके चलिए, तो आज के लिए ये शीट इतनी ही रखते हैं, ठीक है। अब आप निकालिए टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं, एनडीए के टेस्ट करते हैं मैंने आपको वो डिस्कस करते हैं। ओके पहला टेस्ट डिस्कस करना है। पहले टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, कैसे हुआ, इसकी स्ट्रक्चर होती है कैसे हुआ, केएफ देखो यहाँ पे त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशियो r प्लस अपन r माइनस,
रेडियस रेशियो, ये सवाल करना है रेडियस रेशियो से। बता था आपको रेडियस रेशियो, अगर रेडियस रेशियो अगर आपका ना 0.155 से लेके अगर आपका रेडियस रेशियो 0.155 से लेके 0.225 हो, ठीक है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, ठीक है, ऐसा बताया था, ठीक है। आपका रेडियस रेशियो अगर 0.225 से लेके 0.414 हो तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, ठीक है। कि बताया था आपको कभी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कैटायन और एनायन का अगर रेडियस रेशियो, कैटायन की साइज और एनायन की साइज का अगर रेडियस रेशियो अगर इस प्रास में आता है, इसका मतलब कि कैटायन किस में गया है, ट्रायंगुलर वॉइड में गया है, और कैटायन अगर ट्रायंगुलर वॉइड में जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आपकी अगर त्रिज्या का अनुपात 0.225 से लेकर 0.414 के पास में है तो फिर कैटायन किस में गया है, चतुष्फलक की रिक्ति में गया है, तो फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 0.417 से 0.732 अगर ये अनुपात मिलता है, इसका मतलब कि आपका कैटायन किस में गया है, अष्टफलक की रिक्ति में गया है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर आपका रेडियस रेशियो 0.732 से लेके 1 के पास में है, इसका मतलब कि आपका कैटायन किस में गया है, क्यूबिकल वॉइड में गया है। क्यूबिकल वॉइड, सिंपल क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक में जो बीच वाली जो खाली जगह होती है ना, वो क्यूबिकल वॉइड होता है। तो अगर आपकी अगर त्रिज्या का अनुपात इस प्रास में आ रहा है, इसका मतलब कि आपका धनायन किस में गया है, क्यूबिकल वॉइड में गया है, घर्णीय रिक्ति में गया है। और घर्णीय रिक्ति में अगर कोई जाएगी, आप देखो सिंपल क्यूबिक में बीच में कोई परमाणु नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है, वो रिक्ति होती है, और उस रिक्ति को कहते हैं क्यूबिकल वॉइड। और यहाँ पे अगर कोई जाएगा तो उससे ये 8 कॉर्नर वाले एटम जुड़ेंगे, तो फिर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, अब आप ये देखो कि KF का रेडियस रेशियो क्या आ रहा है, KF का रेडियस रेशियो कितना आ रहा है, 0.98 आ रहा है, वो किसके पास में, इसके पास में। इसका मतलब कि इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, 8 होगी। और इसमें से कौन सा आयनिक यौगिक है जिसकी समन्वय संख्या 8 होती है, सीजियम क्लोराइड। याद है कि सीजियम क्लोराइड जो होता है वो है ना, Cl माइनस जाता है कॉर्नर्स में, सीजियम जाता है बॉडी के सेंटर पे, तो उसकी समन्वय संख्या होती है 8। तो फिर इसकी संरचना किसके जैसी होगी, सीजियम क्लोराइड की जैसी होगी। समझे कि आपका जो त्रिज्या का अनुपात आ रहा है वो इस प्रास में आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी समन्वय संख्या क्या होगी, 8 होगी। और इसमें से कौन सा आयनिक यौगिक है जिसकी समन्वय संख्या 8 है, तो वो तो सीजियम क्लोराइड। तो फिर इसका मतलब कि आपकी संरचना सीजियम क्लोराइड जैसी। ओके, हाँ ये रखना है, ये याद रखना, ये त्रिज्या का अनुपात याद रखना। 5 से रिलेटेड कोई डाउट, दस से पहले कोई डाउट, कौन सा, 4। N2 और H2 रिएक्शन करके अमोनिया बना रहे हैं। 1 मोल N2 और 4 मोल H2 को 15 लीटर के फ्लास्क में मिलाया जाता है, और N2 के NH3 के पूर्ण रूपांतरण के बाद 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। फ्लास्क में स्थापित दाब है, मान लें कि अमोनिया जो होती है जल में पूरी विलय हो जाती है। ये तो सवाल हो जाएगा कि देखो आपने N2 ली है और H2 ली है, और N2 H2 की अभिक्रिया करा रहे हो तो उससे क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी। और आपने N2 लिए 1 मोल, H2 लिए 4 मोल, तो फिर क्या होगा, इसकी 1 मोल इसकी 3 मोल के साथ इसे कर लेंगे, और इससे क्या बन जाएगा, 2 मोल। तो ये तो हो जाएगी 0, ये 1 बच जाएगी और ये 2 बच जाएगी। ठीक है, अब आपने इसमें पानी मिला दिया, तो पानी मिलाने पे जो अमोनिया होती है तो क्या होती है, जल में घुल जाती है। तो ये भी अब क्या हो गई, जल में घुल गई, जल में डिजोल्व हो गई। तो गैसीय अवस्था में जो गैस है वो कौन सी है, अब केवल H2 है। N2 तो खत्म हो गई अमोनिया बनाने के लिए। ठीक है, अमोनिया जो गैस बनी वो जल में घुल गई, तो अब गैसीय अवस्था में कौन है, एक ही गैस है H2, और वो कितनी मोल है, 1 मोल। तो इसका दाब कितना होगा, PV बराबर है ना कि आयतन कितना है 15 लीटर, मोल्स कितने हैं 1 इंटू R 0.0821, और इंटू तापमान, तापमान कितना है 300। आयतन कितना होगा, अच्छा 15 लीटर के फ्लास्क में 5 लीटर जल मिला दिया, तो 5 लीटर जल मिला देंगे तो आयतन कितना बचेगा, 10 ही बचेगा।
कि 15 लीटर का बर्तन था, 5 लीटर तो पानी आ गया, तो पीछे का खाली स्पेस कितना बचा? 10 ही बचा। ओके, 10 से पहले और कोई डाउट? 15 से पहले 5 पे डाउट है। मरकरी की वाष्प विराम अवस्था से 4.5 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कुछ इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करती है, और जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश उत्सर्जित होता है। यदि किसी एकल आपतित इलेक्ट्रॉन की पूर्ण ऊर्जा को एक मरकरी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्वारा उत्सर्जित प्रकाश में रूपांतरित किया जाता है, तो प्रकाश तरंग संख्या क्या होगी? भाई देखो, 4.5 वोल्ट से कोई इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है, और वो त्वरित इलेक्ट्रॉन जो होता है जैसे मरकरी से टकराता है तो मरकरी उसको क्या कर देता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। वो मरकरी उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन मरकरी में एब्जॉर्ब होता है तो उससे क्या होता है? उस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी ऊर्जा थी वो सारी ऊर्जा किसमें होती है? प्रकाश के फॉर्म में उत्सर्जित हो जाती है। तो आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा है? अगर इलेक्ट्रॉन 4.5 वोल्ट से अगर त्वरित हो रहा है तो उसके पास ऊर्जा कितनी है? उसके पास गतिज ऊर्जा कितनी है? अगर 4.5 वोल्ट से अगर इलेक्ट्रॉन त्वरित किया गया है तो उसके पास गतिज ऊर्जा कितनी है? 4.5 ईवी। तो उसके पास गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो उसके पास इतनी गतिज ऊर्जा है। अब इतनी गतिज ऊर्जा वाला जैसे इलेक्ट्रॉन जाके मरकरी से भिड़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा जैसे खत्म होगी तो इसकी बची हुई जितनी भी ऊर्जा थी ये 4.5 वो किस में चली जाएगी? फोटोन में चली जाएगी, तो वो प्रकाश में चली जाएगी। तो यहाँ से 4.5 ईवी का फोटोन निकलेगा, और फोटोन की अगर ऊर्जा इतनी है तो उसका लैम्डा क्या होगा? hc बाय लैम्डा। अब आप निकाल दो, आप कर लो। 12400 नहीं, इसमें 1 बाय लैम्डा निकालना है। ये फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ थोड़ी निकालनी है। इलेक्ट्रॉन की अगर वेवलेंथ निकालनी होती तो वो 12400 से भाग देते हैं। अच्छा नहीं, दोनों अच्छा ओके मैं समझ गया, ठीक है। हाँ, आपने ये hc जो ये कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करके वो मान 12400 आता है, ठीक है, ओके सही है। हाँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये 4.5 ईवी और ये hc का मान, और ईवी में कितना होगा? हाँ 12400 पर लैम्डा, सही है, ये इतना ही होता है। और ये लैम्डा से आता है एंगस्ट्रॉम में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है, ठीक है। तो इससे आपको 1 पर लैम्डा आ जाएगा। अगर किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप ये hc के मान रखो, यहाँ से 1 पर लैम्डा निकाल दो। हाँ देखो, ये मान कैसे आया? ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, E बराबर hc बाय लैम्डा होता है, ठीक है। H 6.626 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल होता है, और C कितना होता है? 3 इंटू 10 की घात 8 होता है, ठीक है। और ये 1 बटा लैम्डा, लैम्डा को भी साइड में रखते हैं, ठीक है। अब ये जो मान है ना, ये तो नियत ही है, तो कोई भी क्वेश्चन हो ये मान तो लगाना ही है, ये तो डालना ही है, ये तो वैल्यूज हमेशा फिक्स रहेगी। अब इतनी वैल्यू को बार बार अगर अपन सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम जाएगा, तो अपना यहाँ पे टाइम बचा सकते हैं। एक काम करो, इनको आप गुणा कर दो, ठीक है, गुणा कर दो, और ये जो मान है जूल में, इसको आप ईवी में बदल दो। ईवी में बदला जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला जाए तो भाग दे दो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 से, ठीक है। तो ये मान हो जाएगा 12.423, इतना हो जाएगा। 423 को अपन 400 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मान हो जाएगा 12.400 इंटू 1 बटा लैम्डा, और ये मान करने सॉल्व करने में आएगा इंटू 10 की माइनस 7। हाँ
तो अगर आप है ना इसको एक काम करो, इस चीज को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आ जाओ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये चीज इतनी बच जाएगी। ठीक है, आप देखो अपन को क्या निकालना है, 1/11 लैम्डा निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ये एनर्जी भी जैसे मान लो कि ईवी में दे रखी है और अपन इसको भी लेके आ गए ईवी में, तो ईवी से ईवी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये लैम्डा किस में निकलेगा, मीटर में निकलेगा, तो फिर ये मान किस में आएगा, मीटर में। अब एक काम करो, इसको एंगस्ट्रॉम में बदल दो। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में बदला जाएगा ना तो ये चीज क्या हो जाएगी, 12400 बटा लैम्डा ए। ठीक है, अब देखो अब ये ईवी में ईवी से ईवी कैंसिल हो जाएगा और ये लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा। ये रिलेशन ध्यान रखो कि अगर आपको फोटोन की ऊर्जा अगर ईवी में रखी है और आपको उसका लैम्डा निकालना है तो वो लैम्डा आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। चलिए 10 से पहले और कोई डाउट? नंबर गर्म होने पर एक क्रिस्टलीय जलयोजित लवण अपने भार का 45.6% त्याग देता है, तो निर्जल लवण प्रतिशत संगठक एल्यूमिनियम 10.5%, पोटेशियम 15.1%, सल्फर 24.8%, ऑक्सीजन 49.6% भार अनुसार है। तो लवण जलयोजित का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। कि भाई देखो ये एम्पिरिकल फॉर्मूले का सवाल है कि आपके पास एक लवण के अंदर गर्म जल का, देखो आपके पास एक लवण है, जलयोजित लवण है, ठीक है, और उसमें जल कितना है, जल उसके अंदर 45.6% है। तो जब इसको हम गर्म करते हैं इस लवण को, तो गर्म करने पे क्या होता है, 45.6% जो जल होता है वो यहाँ से निकल जाता है। इसका मतलब कि जैसे मान लो कि अगर ये पूरी चीज 100 ग्राम की है तो फिर इसमें जल कितना हो जाएगा, 45.6 ग्राम हो जाएगा। तो फिर बाकी का बच्चा हुआ ये कितना हो जाएगा, 54.4 ग्राम लवण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप कह रहे हो कि गर्म करने पे इस जलयोजित में से जो 45.6% जल इसमें से निकल जाता है। इसका मतलब कि इसमें अगर ये चीज पूरी 100 ग्राम की होगी तो उसमें जल कितना होगा, 45.6 ग्राम होगा, तो फिर ये लवण कितना होगा, 54.4 ग्राम। अब देखो तो ये जो लवण है ये आपके पास 54.4 ग्राम है। अब इसके अंदर है कौन, इसके अंदर एक है एल्यूमिनियम, एक इसके अंदर है पोटेशियम, एक इसके अंदर है सल्फर और एक इसके अंदर है ऑक्सीजन। अब एल्यूमिनियम कितना है, 10.5%, तो 54.4 का आप 10.5% ले लो तो आपको इसके अंदर एल्यूमिनियम का भार पता चल जाएगा। ऐसे ही 54.4 का आप 15.1% ले लो तो आपको पोटेशियम का भार पता चल जाएगा। ऐसे ही आप 54.4 का 24.8% ले लो तो आपको सल्फर का भार पता चल जाएगा। और आप 54.4 का 49.6% ले लो तो आपको ऑक्सीजन का भार पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम करो कि एल्यूमिनियम इतना ग्राम है तो बटा 27 उसके इतने मोल से, पोटेशियम इतना ग्राम है बटा 39 उसके इतने मोल से, बटा 32 सल्फर के मोल से, बटा 16 ये ऑक्सीजन के मोल से। अब एक काम करो, इनका सिंपल अनुपात है। आप जब इनका सिंपल अनुपात ले लोगे तो आपको क्या होगा, आपको इसके अंदर इनका अनुपात लेने पे आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा। ठीक है, और देखो जल इसके अंदर कितना था, 45.6 ग्राम था। प्रकाश आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आपके पास जो इसमें जल है वो कितना है, 45.6 ग्राम था, तो जल के मोल्स कितने रहेंगे, बटा 18, तो साथ में इसका भी अनुपात ले लो। ठीक है, तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला में जल भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबका एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा, तो सबका अनुपात ले लोगे, सिंपल अनुपात ले लोगे, सरल अनुपात ले लोगे तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल गया। अब आपको चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो आपको एक नंबर निकालना पड़ेगा x,
और वो x कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल मास, ठीक है। और वो जो नंबर आएगा ना, उस नंबर को आप एक काम करो, एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पे जो कैलकुलेशन दी है वो कैलकुलेशन बहुत टफ दी है, ये कैलकुलेशन बहुत टफ है, लेकिन एग्जाम में उम्मीद है कि ऐसी कैलकुलेशन नहीं आएगी। अगर आएगी तो छोड़ देंगे सवाल को, फिर इस सवाल को नहीं करेंगे। करके देखो, अनुपात निकाल के देखो तो।
5.4 pH पॉइंट। हाँ भाई, आ गया अनुपात? हाँ सर। क्या आया? 22.6 हो गया। सिंपल अनुपात निकालना, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। 22.6 कहाँ से आया? सिर्फ H2 वैल्यू, बाकी तो ऑप्शन सेम। ये कितना हो गया? 0.211। ये भी आ रहा 0.21। ये आ रहा 0.42। ये आ रहा है 1.6। ये 1.6 आ रहा है। और ये कितना आ रहा है? 45.6 बट्टा 2.53। अब ये अनुपात दिया जाए तो ये अनुपात लेंगे तो 1:1:2:8। 8 ही है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? हाँ लगभग 12 गुना आ रहा है। हाँ 12। तो आपका मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा KAlH2O8.12H2। ठीक है, ये हो गया वो एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अब इसका एम्पिरिकल मास निकाल दो और एम्पिरिकल मास यहाँ पे रखो और मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है, ये अनुपात निकाल दो और ये नंबर निकालो और इस नंबर को इससे गुणा कर दो तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। एम्पिरिकल मास कितना आता है? एम्पिरिकल मास आएगा 474। ये एम्पिरिकल मास आ रहा है 474 और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है आपको प्रश्न में 948 और ये 474 है। तो ये अनुपात कितना हो गया? 2। अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसको 2 से गुणा कर दो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, 10 से पहले और कोई डाउट? पंद्रह से पहले कोई डाउट? बीस से पहले कोई डाउट?
20 से पहले और कोई डाउट? इक्कीस, 22, 23, 24, 25 कोई डाउट? 25 यदि 20% बाय द्रव्यमान बटा द्रव्यमान जलीय की ए का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति ml है, तो की ए की मोलरता की गणना करो और मोलरता को दशमलव के। ये सवाल तो बहुत सिंपल है, ये क्या पूछ रहे हो? एनसीईआरटी का सवाल है, विलियन चैप्टर का पाठ में प्रश्न 5वां। आपके पास के का विलियन है, के का एक जलीय विलियन है और उस जलीय विलियन में के 20% बाय मास है। इसका मतलब कि अगर 100 ग्राम का अगर विलियन होगा तो उसमें के कितना हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा। तो फिर पानी कितना हो जाएगा? 80 ग्राम हो जाएगा। तो हम मोलरता नहीं निकाल सकते? विलय का मास पता है 20 ग्राम, तो उसके मोल्स निकाल दो और बेटा विलय का भार किलोग्राम में ले लो, मोलरता आ जाएगी। और कोई डाउट? चॉइसवा छोड़ दो, चॉइसवा अपने कोर्स में नहीं है। और कोई डाउट? प्रकाश तुमने सवाल नहीं करे क्या? फोन में तो सवाल करे ही नहीं आपने, तो फिर जो आप मैसेज भेजते हो वो किससे भेजते हो? तो मुझे एक बार व्हाट्सएप करा था ना आपने? वो बहुत टाइम पहले था, वो पहले कर देंगे, घर पर दे दिया है, 2 महीने पहले भेजा था। हाँ, और कोई किसी को कोई डाउट? डन? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे ही अपन है ना, आज से ये एनटीए का अपन ने पहला पेपर डिस्कस कर लिया, ठीक है। कल अपन दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे और साथ में स्टूडियो भी करते जाएंगे। तो साथ में हम पढ़ते भी जाएंगे और ये टेस्ट पेपर भी डिस्कस करते जाएंगे। हाँ, मतलब जब भी क्लास होगी। क्लास लगा रहे हैं। हाँ, आप लगा रहे कल चित्रा सर की क्लास है। नहीं तो मेरी नहीं होगी, क्योंकि अगर मेरी कोई और कहीं पे क्लास होगी इसलिए, ठीक है। तो आप ये एनटी के टेस्ट देते रहो, ठीक है, और साथ में अपन पढ़ते भी जाएंगे, स्टडी भी करते जाएंगे और ये एनटी के पेपर भी डिस्कस करते जाएंगे।